गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैक्स ऑडिट सीजन जो है अभी स्विंग में आ रहा है। अभी फुल स्विंग में तो नहीं आया है, तो आज हम टैक्स ऑडिट के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। टैक्स ऑडिट की ये सीरीज 4 पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम एप्लीकेबिलिटी और बेसिक इश्यूज डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्लॉज 1 to 20, थर्ड पार्ट में क्लॉज 21 to 30 कैपिटल बी, और कंक्लूडिंग पार्ट में क्लास 31 to 44। ये हमारा शेड्यूल रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक इश्यूज, रिक्वायरमेंट किसको करानी है, कब करानी है, और कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स ऑडिट। सबसे पहला होता है कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टैक्स ऑडिट में लागू होंगे। बिल्कुल होंगे सर। टैक्स ऑडिट इज नॉट ओनली ए टैक्स ऑडिट। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि टैक्स ऑडिट इज लिमिटेड टू फॉर्म नंबर 3CD। नो सर, it extends to balance sheet and P&L। फॉर्म 3CB में आप सर्टिफाई करते हैं कि बैलेंस शीट एंड P&L आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू। और बैलेंस शीट और P&L आप अटैच भी करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ में। तो इसलिए टैक्स ऑडिट इज ए कंप्लीट फाइनेंशियल ऑडिट along with some statement of particulars, स्पेशल रिक्वायरमेंट दैट हैज टू बी फिल्ड इन। जैसे कंपनी के केस में कारों की रिपोर्ट देनी होती है, उसी तरह से ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज टैक्स ऑडिट इज ए फाइनेंशियल ऑडिट, और इसके अंदर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। अगर कॉर्पोरेट है जिसमें इंडेस लागू होते हैं तो इंडेस लगेंगे। कॉर्पोरेट है लेकिन इंडेस नहीं लागू होते तो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई होते हैं वो लगेंगे। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में जो इंस्टीट्यूट ने प्रेस्क्राइब किए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। ICAI ने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को 4 भागों में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 1 को पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने पड़ते हैं। लेवल 2 में, 3 में और 4 में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ पैराज का रिलैक्सेशन दे रखा है जिसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसका क्राइटेरिया टर्नओवर से और उससे बना रखा है, तो वो एक इसमें इशू है। अब ऑडिट स्टैंडर्ड्स, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू हो गए तो ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी लागू हो ही गए। ऑडिट स्टैंडर्ड्स में एक चीज हम आज बात करना चाहेंगे कि इस वक्त आप देख रहे हैं नफरा की रिपोर्टें आ रही है, वो हमारे ही ऑडिट स्टैंडर्ड्स को हम ही को बताते हैं कि इस ऑडिट में ये ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ, इस ऑडिट में ये ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ। तो ऑडिट स्टैंडर्ड्स का एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लें, वो बेहतर है। आजकल हम देखते हैं कि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, हर चीज़ में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लो और फॉर्म 3CD भर दो। सर, जहाँ पर आपका रीजनेबल कोई दूसरा ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है वहाँ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन काम आएगा। अदरवाइज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एक सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस है। अगर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का ऑडिट स्टैंडर्ड ऐसे 580 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इट्स ए सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस। प्राइम एविडेंस तो आपको अपने ऑडिटर को जुटाना पड़ता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी जो 43B क्लॉज H वाली रिपोर्टिंग है उसमें सप्लायर जो है वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, इसके बारे में पता करने का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है ऑडिटर के पास। तो आपको MRL लेना पड़ेगा कि भाई अपनी जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है, सप्लायर्स की लिस्ट है, वो आप प्रोवाइड करें और उसको कैटेगराइज करें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। अब मैनेजमेंट कहता है कि साहब हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तब आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि क्लॉज 43BH की रिपोर्टिंग आप नहीं कर पाए क्योंकि मैनेजमेंट ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का हमको बाइफिकेशन नहीं दिया। लेकिन अगर मैनेजमेंट कुछ भी दे देता है, मान लीजिए 20 सप्लायर है, 10 के दे देता है, तो उन 10 में आपको कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा। ये क्लॉज वाइज जब हम डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा इस पर हम बात करेंगे।
वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में आपको AS2 को फॉलो करना है, अदरवाइज 3CA 3CB को क्वालिफाई करना है। 3CD में आपसे पूछा जाता है कि 145A से कोई डेविएशन है। मैंने देखा है ऑडिट रिपोर्ट्स में लोग सीधा लिख देते हैं नो। ज़्यादातर केसेस में बुक्स जो है वो एक्सक्लूसिव बेसिस पे मेंटेन होती है, तो जहाँ भी एक्सक्लूसिव बेसिस पे मेंटेन होती है 145A से डेविएशन होता है, वहाँ यस करके उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। 145A कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है, ना कि बुक्स की मेंटेनेंस से। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे डिटरमाइन होगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ICDS 3 के हिसाब से, AS7 के हिसाब से, अब तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ही डिटरमाइन होगा। तो आपको POCM मेथड से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना पड़ेगा टैक्स ऑडिट पर्पस के लिए भी। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट की। किस केस में क्या रिक्वायरमेंट है? तो कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है और 44AD का जो है वो अडॉप्शन नहीं करता है, 44AD पर हम अलग से अभी आगे बात करेंगे। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको ऑडिट कराना है। अगर टोटल रिसिप्ट्स का 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है और टोटल एक्सपेंडिचर का 5% से ज़्यादा पेमेंट्स का, नॉट एक्सपेंडिचर, टोटल पेमेंट्स का 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है, तो ये लिमिट बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस कर रहा है 44 प्रोफेशन कर रहा है तो उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाली जो लिमिट है ये नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस पर भी लागू होती है। प्रोफेशन दो तरह के हैं इनकम टैक्स लॉ में, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड प्रोफेशन वही है जो सेक्शन 44AA1 में स्पेसिफाई किए गए हैं, बाकी सब नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन से हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 36 में उसकी डेफिनेशन दी गई है, उसके आधार पर प्रोफेशन निकाले जाएंगे। जैसे यूट्यूबर को आप प्रोफेशन मान सकते हैं लेकिन वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है। जैसे टीचिंग को आप प्रोफेशन मान सकते हैं लेकिन वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है? लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंसी जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी शामिल हैं, कंपनी सेक्रेटरी, और इस तरह के जो प्रोफेशन वहाँ लिखे हुए हैं। फिल्म आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट के ऊपर एक बड़ा आजकल चल रहा है कि साहब फिल्म आर्टिस्ट कौन है। उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फिल्म आर्टिस्ट उसी को माना जाएगा जो किसी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म की शूटिंग के दौरान या तो एक्टर है, डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, तभी उसको फिल्म आर्टिस्ट माना जाएगा। अदरवाइज अगर कोई स्टेज परफॉर्मेंस करता है, स्टेज शो करके पैसा कमाता है, तो वो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन होगा और वहाँ लिमिट 50 लाख लग जाएगी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉफिट डिक्लेरेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में प्रॉफिट की डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी कोई आदमी 44AE, BB और BBA वाले बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो इनमें जो डीम्ड इनकम है जो सेक्शन में उससे कम पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो उसको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। एनी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन रेफर टू इन सेक्शन 44ADA। 44ADA में स्पेसिफाइड प्रोफेशन अगर कोई आदमी कर रहा है, 50 लाख तक की उसकी रिसिप्ट है, तो उसको मिनिमम 50% अपना जो है इनकम दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको ऑडिट में जाना पड़ेगा अगर उसकी टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि 50 लाख से ज्यादा अगर टर्नओवर हो गया तो वैसे ही ऑडिट कराने की जरूरत पड़ जाएगी, पहले 50% दिखाओ या मत दिखाओ। नंबर 2, इस साल से एक अमेंडमेंट आया कि अगर टोटल रिसिप्ट का 5% से ज्यादा कैश में नहीं है तो ये लिमिट बढ़ के 75 लाख हो जाएगी। उस केस में 75 लाख का 50% मिनिमम दिखाना पड़ेगा। अगर 50% से कम दिखाते हैं और टोटल इनकम मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा आती है, जो कि जनरली आई जाएगी, 2.5 लाख रुपए है MNCT, वो न्यू टैक्स रेजिम के बाद 2.5 लाख है या 3 लाख है, ये एक प्रश्न बना हुआ है। अभी तक हम आज को 2.5 लाख ही मानते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट के साथ जो शेड्यूल्स आते हैं उसमें अभी भी वो उस 2.5 लाख वाली लिमिट को ही रेफर करते हैं। वो अपने जो है वो 115 BSC वाली लिमिट को रेफर नहीं करते हैं, इसलिए 2.5 लाख ही मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स है। अगर उससे ज़्यादा आपकी टोटल इनकम है और 50% से कम आप दिखा रहे हैं तो ऑडिट कराना पड़ेगा।
लिमिट है 50 लाख की, अगर 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट नहीं है तो लिमिट हो जाएगी 75 लाख, अदरवाइज वापस 50 लाख पे आ जाएंगे। अब कोई एलिजिबल बिजनेस 44 एडी में कर रहा है, टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। एलिजिबल बिजनेस अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो अगर 8% 6% प्रॉफिट दिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे कम दिखाता है और पिछले सालों में कभी 44 एडी अडॉप्ट किया हुआ है तो उसको मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स से ज़्यादा अगर टोटल इनकम है तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, और 5 साल तक कराना पड़ेगा, टर्नओवर चाहे कोई भी रहे। फिर भले ही वो 8% दिखाए तो भी कराना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तक वो 44 एडी में वापस नहीं आ सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी पहली बार बिजनेस में आया है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, या पहले कभी 44 एडी में गया ही नहीं है, उस केस में ऑडिट की जरूरत नहीं है, चाहे टोटल इनकम एमएनसीटी से ज्यादा हो। 44 एडी का एलिजिबल एसएससी है, एलिजिबल बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ है, तो या तो 8% 6% दिखा देगा तो ऑडिट नहीं होगा, अदरवाइज ऑडिट होगा, क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। 44 ए बी के अंदर एक प्रोविजो लास्ट ईयर डाला था, उसमें ये लिखा है कि अगर आप अपनी इनकम 44 एडी 1 के अकॉर्डिंग दिखाते हैं तो टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। 44 ए बी में 1 करोड़ से कम वाला जो टर्नओवर है वो भी 44 एडी के अकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा, लेकिन चूंकि 44 ए बी की लिमिट ही 1 करोड़ से शुरू होती है, इसलिए वो ऑडिट से बच जाता है। लेकिन 1 करोड़ से 2 करोड़ और 2 करोड़ से 3 करोड़ वाले जो लोग हैं, उनके केस में 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो गया, 44 एडी 1 को वो अडॉप्ट नहीं कर रहे, 8% 6% प्रॉफिट नहीं दिखा रहे, तो उनको जो है किसी भी हालत में ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि 44 एबी क्लॉज ए में वो कवर हो जाएंगे, बशर्ते कि वो 5% वाली कंडीशन मीट ना कर जाए, फिर वो 10 करोड़ की लिमिट पे पहुंच जाएगा मैटर। यही बात 2 करोड़ से 3 करोड़ है। 2 करोड़ से 3 करोड़ जाने के लिए वही 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट कैश में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टैक्स ऑडिट कब नहीं कराना है? जो आदमी प्रॉफिट अपना 44 एडी 1 44 एडी 1 के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करता है उसको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। जो आदमी 44 बी और बीबीए में बिजनेस कर रहा है उसको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। 44 एडी 1 के लिए हमने डिस्कस कर लिया 8% वाला, और 6% वाला जो है, जो पेमेंट आपका अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से, चेक से या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से नहीं आता है ड्यू डेट ऑफ स्पेसिफाइड तक, रिटर्न तक, तो फिर 6% की रेट नहीं लगेगी, 8 की लग जाएगी। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, नॉट एलएलपी, जो रेजिडेंट हो, और जो 10 डबल ए 10 बी बीबीए और 80C में 80 चैप्टर 6A में कुछ डिडक्शंस हैं, जो डिडक्शन इनकम से मेनली 80IB 80IC वगैरह, उसमें अगर डिडक्शन क्लेम नहीं करता है तो एलिजिबल बिजनेस, एनी बिजनेस अदर देन अप्लाइंग ऑफ गुड्स कैरियर्स 44E वाला, या टोटल रिसिप्ट टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, जैसा भी केस है। कैश कंपोनेंट के लिए अगर चेक से मिला है लेकिन अकाउंट पे चेक नहीं तो उसको कैश ही माना जाएगा। 44 एडी 1 वही 50 लाख, और यहाँ 75 लाख वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट पे चेक वाला कर चुके हैं। डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, या तो 8% 6% दिखाए, और अगर जो है वो मैक्सिमम चार्जेबल टू टैक्स ज़्यादा, हम डिस्कस कर चुके हैं सारी बातें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। अगर किसी का जो है 8% 8 करोड़ का टर्नओवर है, कैश सेल्स 6.5 करोड़ है, एक्सपेंसेस 6.75 करोड़ है, लेकिन सारे बैंक से पेड है, तो चूंकि कैश सेल 5% से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर्टीशिप है तो भी ज़रूरत है। कैश सेल 30 लाख की अगर मान लीजिए 8 करोड़ की टोटल सेल्स में, तो 5% से कम हो गया, उस केस में टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं, क्योंकि लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। अगर कोई एंटरप्राइज, पीक्यूआर एंटरप्राइज जैसे इसमें लिखा है, सेल्स 4 करोड़ की है, कैश रिसीट 15 लाख है, लेकिन एक्सपेंसेस 3.5 करोड़ में से 1 करोड़ की कैश में पे कर दिए, तो कैश में 5% की लिमिट वायलेट हो गई, इसलिए ऑडिट की जरूरत हो जाएगी। अगर ग्रॉस रिसिप्ट किसी फर्म की 8 करोड़ है, लेकिन लोन उसने लिया 7 करोड़ का, और 60 लाख की कैश सेल है, और एक्सपेंसेस 6.75 करोड़ के बैंक से है,
इस केस में उसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी 15 करोड़। 15 करोड़ का 5% होगा 75 लाख। तो वो 75 लाख रुपए होने की वजह से 60 लाख की कैश सेल्स का फायदा मिल जाएगा और टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं रहेगी। सेल्स आपकी 7 करोड़ है, कैश सेल 10 लाख की है, नेफ्ट से 5 करोड़ है, लेकिन चेक से 1.90 करोड़ है। चेक अकाउंट पे ही नहीं है तो कैश माना जाएगा, तो वापस आप कैश में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा भी एसएससी हो सकता है जो सारे चेक्स जो रिसीव करे उनकी फोटोकॉपी आपके सामने प्रेजेंट कर दे और उससे साबित हो जाए कि वो अकाउंट पे ही चेक है, देन इन दैट केस आप जो है लिमिट ब्रीच नहीं होगी और टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो 5% की लिमिट निकालने के लिए कोई भी सेल्स फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए अमाउंट कोई पे किया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, एडवांसेस रिसीव्ड एंड पेड, कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉल्स मेड बाय पार्टनर, ये सारे आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है, इंस्टीट्यूट इज वेरी मच अगेंस्ट इट, लेकिन डिपार्टमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अगर सेक्शन 40 या 43B का कोई डिसअलाउंस है और ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले कॉम्प्लायंस एसएससी कर देता है, उस केस में आप ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हैं, बट अप टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म 3C भी देखेंगे, नीचे ऑब्जर्वेशंस का एक दिया हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने खुद के डाले हुए हैं, उसके आगे आपको कमेंट लिखना होता है, कुछ आप नए ऐड कर सकते हैं, तो उसमें सारे क्वालिफिकेशंस ऑब्जर्वेशंस आपको वहाँ पार्ट में देने पड़ेंगे। और स्टॉक जो है अगर डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है तो क्वालिफाई करे रिपोर्ट। 11A की जो इंक्वायरी है बुक्स प्रेस्क्राइब में, मैंने कई रिपोर्ट में देखा यस लिखा हुआ है, बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कोई बुक्स प्रेस्क्राइब नहीं है, बुक्स प्रेस्क्राइब केवल स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है, तो उसका ध्यान हमको रखना है। 145A का रिकंसिलेशन बना सकते हैं तो जरूर बनाएं और उसकी शीट अटैच करें। 20 क्लॉज बी में जो PF वाला उसमें डेट्स जो है वो फैक्चुअल डेटा है, आपको एक्चुअल डेट देनी है और डेट ऑफ रेमिटेंस अब 15 तारीख है, एम्प्लॉय का शेयर ही रिपोर्ट करना है। क्लॉज 27A में नोटिफाइड फॉर्म में सैनवेट है, लेकिन उन्होंने जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया है, आप चाहें तो डिस्क्लेम कर सकते हैं, रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि हम इसमें नहीं देंगे क्योंकि नोटिफाइड फॉर्म में सैनवेट है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे अगर हम आए तो ऑडिट का एंगेजमेंट लेटर जरूर लेना है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, स्टॉक का अलग से लें और जनरल रिप्रेजेंटेशन अलग से लें। अगर डीएससी पार्टी का आपके पास है और आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी लें यूज करने की। पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन से पार्टनर के डीएससी से ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होगी, उसकी अथॉरिटी सारे पार्टनर से साइन करा के लें। पार्टनरशिप डीड और एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी जरूर लें। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो है हम डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या पार्टनर्स में चेंज, ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमारे पास नई डीड नहीं आएगी। हो सकता है एसएससी डीड कहीं और से बनवा ले, कोर्ट से डायरेक्ट जाके बनवा ले और हमें बता दे कि कोई चेंज नहीं है। इसलिए इसमें पार्टनरशिप फर्म की जब भी ऑडिट करें तो आप उनसे एक जो है वो MRL जरूर लें जिसमें वो लिख के देंगे कि कोई पार्टनर्स में चेंज नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी कोई चेंज नहीं है। एलएलपी के केस में अगर कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है या सीजेस टू बी पार्टनर होता है तो फॉर्म 4 भरना पड़ता है, तो अगर एलएलपी का फॉर्म 4 वो अवेलेबल करा दे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उससे रिटर्न में मांगे, अगर वो नहीं दे देन यू कैन पुट एन ऑब्जर्वेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट कि उन्होंने हमको फॉर्म 4 नहीं दिया, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जीएसटी के जितने रजिस्ट्रेशन सबके सर्टिफिकेट की कॉपी आप अपने डॉक्यूमेंट पार्ट में लेकर रखें। जो सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन आपको लेने हैं, पर्सनल कैपिटल एक्सपेंसेस डेबिटेड नहीं किया उसके बारे में लेना है, चेंज इन बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना है कि कोई चेंज नहीं किया है, नई लाइन नहीं जोड़ी है, पुरानी लाइन नहीं हटाई है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का MRL लेना है, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, ये तो बुक्स में एंट्री से पता चल ही जाएगा अगर करी है तो। सेल डीड, अगर कोई एसेट बेची ये भी बुक से पता लग जाएगा कि कोई लैंड बिल्डिंग बेची है क्या, अगर बेची तो उसकी सेल डीड की कॉपी। एम्प्लॉय का जो भी नए एम्प्लॉय उनका एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी, डेप्रिशिएबल एसेट्स की एक डेट ऑफ डिक्लेरेशन की किस डेट को पुट टू यूज़ किया है और उसको क्रॉस चेक करेंगे हम इनवॉइस से और गुड्स की रिसिप्ट से। 10,000 से ज़्यादा का कोई पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से अलावा नहीं है, इसका एक सर्टिफिकेट। लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स क्लास 23 के लिए
एक्सेप्टेंस रिपेमेंट्स बाय एनी मोर अदर स्पेसिफाइड का डिक्लेरेशन पहले हम लेते भी थे। डिमांड रेज रिफंड इशूड के बारे के खिलाफ ना तो कोई डिमांड रेज हुई है ना रिफंड इशू हुआ है। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, अगर शेयर होल्डिंग है किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी में तो उसका सर्टिफिकेट, अगर इंटरनेशनल ग्रुप का मेंबर है तो उसका सर्टिफिकेट, स्टॉक के क्वांटिटेटिव डिटेल का वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट, एडवांसेस टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट क्लासिफाइंग इनटू फॉरफिटेड नॉट फॉरफिटेड, रिसिप्ट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी 56 to 10 में उसका सर्टिफिकेट। अगर एसएससी ने कोई शेयर्स इशू करे हैं जो कि फिर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा, एसएससी आपका क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो उस केस में एक सर्टिफिकेट आपको लेना है, रिप्रेजेंटेशन लेना है कि हमने शेयर इशू करे हैं। फिर आप अपना जो है वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की कॉपी लें, वैल्यूएशन रिपोर्ट की कॉपी लें। अगर 11U822 के हिसाब से वैल्यूएशन किया है तो उसकी वैल्यूएशन की कंप्यूटेशन वो आपको देंगे, उसको आप चेक करें। और अगर डीसीएफ मेथड से किया है तो मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट की कॉपी लें। कैप एडवांस की हम बात कर चुके हैं। क्लॉज 36A ये 29B हम डिस्कस कर चुके हैं, जो रिसिप्ट्स के बारे में बात है। 36A में आपको एक तो सर्टिफिकेट लेना है लिस्ट ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज का, और एक एनी लोन्स एंड एडवांसेस का सर्टिफिकेट लेना है कि मुझे लोन एंड एडवांसेस मिला है और इस कंपनी से मिला है, इसमें मेरी वैल्यू जो है 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है। 44AA 44ADA का जो इंटरप्ले है वो ये है कि 44AA में तो कहा गया है बुक्स रखनी है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को, और 44ADA में कह दिया है अगर इनकम 50% से कम डिक्लेयर करते हैं तो बुक्स रखनी है। तो किसको माने? इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि हम 44ADA को माने, क्योंकि वो लेटर रिडक्टमेंट है। लेजिस्लेचर वाज अवेयर, जब वो 44ADA लिख रहा था तो 44AA के बारे में उसको नॉलेज था, इसलिए या तो लेजिस्लेचर वहाँ 44AA में अमेंडमेंट करता, नहीं किया तो अगर 50% से कम है तो बुक्स रखने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन हम बात कर चुके, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में आजकल जो है वो एनसीएलटी वाले जो हमारे आई ब्रदर्स हैं जो इंसॉल्वेंसी का काम करें, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो वो भी है। फिल्म आर्टिस्ट में मैंने हाईलाइट भी किया, प्रोडक्शन ऑफ ए सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, तब भी वो फिल्म आर्टिस्ट है, एक्टर हो, कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, डांस डायरेक्टर हो, एडिटर हो, सिंगर हो, लिरिसिस्ट हो, स्टोरी राइटर हो, स्क्रीन प्लेयर हो, डायलॉग राइटर हो या ड्रेस डिजाइनर हो, कंपनी सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोफेशन, कोई आदमी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है तो उसको ले लिया गया है। कॉरपोरेट्स कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकते हैं, इसका एक डिसीजन भी है, शायद इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होगा, नहीं तो अगली बार में डिस्कस कर लेंगे। 44AA में भी यही प्रॉब्लम है। 44AA2 में ये कहता है कि अगर 44AD1 से डिक्लेयर कर दिया और दूसरे साल में नहीं करता, टोटल इनकम MNCT से ज्यादा है तो उसको बुक्स रखनी पड़ेंगी 5 साल तक, चाहे टर्नओवर कुछ भी रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑडिट किसकी होगी। कई कंस्ट्रक्शन के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ओनली बिजनेस इनकम की ऑडिट्स करनी है, तो ओनली बिजनेस इनकम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई है उसकी बात हम करेंगे। हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट जब आप देख रहे हैं तो उसमें दूसरी इनकम भी जो आ रही है उसका भी आपको चेक करना है, क्योंकि आप फाइनेंशियल ऑडिट भी आप कर रहे हैं। 44B और BBA का टर्नओवर क्या 1 करोड़ की लिमिट में काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड है, इसलिए इसको अलग किया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट की ओपिनियन है और ये इंक्लूड नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट के केस में क्या टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है? अगर नॉन रेजिडेंट कोई है और बिजनेस कर रहा है इंडिया में या उसकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर वो टर्नओवर की लिमिट्स को ब्रीच करते हैं तो ऑडिट कराने की उनको जरूरत है। ऑडिट सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की करनी है, कैपिटल रिसिप्ट्स की आपको नहीं करनी है, और वो पार्ट ऑफ टर्नओवर नहीं होगा। टर्नओवर सिर्फ आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। अनायका नलिन शाह के केस में मुंबई ट्रिब्यूनल का जजमेंट है।
एक केस में परचेजेस को 1 करोड़ से ज़्यादा मानते हुए ऑडिट के लिए बोल दिया गया था, लेकिन मुंबई बेंगलोर ट्रिब्यूनल ने कहा परचेजेस इज नॉट टर्नओवर। हालांकि इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है विजय माहेश्वरी का, जिसमें उन्होंने परचेजेस को टर्नओवर माना और उस जजमेंट के खिलाफ एसएलपी डिसमिस हो गई, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट मिलता नहीं है। किस फैक्ट्स में किस तरह से माना वो बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जो बिल्डर्स है उनके केस में 43 CA लगता है। अगर वो प्रॉपर्टी बेचते हैं और स्टाम्प वैल्यू से कम पे बेचते हैं तो स्टाम्प वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उनकी इनकम निकाली जाती है। अब स्टाम्प वैल्यू जो सब्सटीट्यूट हो रही है, क्या उसको टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर सिर्फ वही है जो बुक्स में लिखा है। तो उसने कहा मेरी कंसिडरेशन रिसीव्ड है, उसने फ्लैट बेचा 50 लाख में, स्टाम्प लगा 60 लाख पे, तो 50 लाख ही पार्ट ऑफ टर्नओवर है, 60 लाख नहीं है। 43 CA एक स्पेशल इनेक्टमेंट है, डीमिंग फिक्शन है, और डीमिंग फिक्शन जो है लीगल फिक्शन है, डीमिंग फिक्शन है, उसको उसी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है जिस पर्पज के लिए वो लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं, CIT वर्सेस दुर्गम्मा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कार वाल्व्स लिमिटेड केरला हाई कोर्ट, कृष्णा कुमारी देवी इलाहाबाद हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज सुप्रीम कोर्ट। 44 AE वर्सेस 44 EB। अगर किसी आदमी के पास 10 गुड्स कैरियर से ज्यादा नहीं है तो उसको 44 AE के हिसाब से प्रॉफिट दिखाना है। अगर नहीं दिखाया तो उसको ऑडिट कराना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 से ज्यादा गुड्स हो तो वो तो नॉर्मल बिजनेस में वो टर्नओवर भी ऐड हो जाएगा और उसकी भी ऑडिट हो जाएगी। लेकिन अगर 10 से ज्यादा कम हो लेकिन वो उसको दिखाए ना, जो है लोअर करे प्रॉफिट, तो फिर ये जो रिसिप्ट है ये दूसरे बिजनेस के साथ क्लब होके भी लिमिट डिटरमाइन करेगी। ऐसा नहीं है कि इनका वो ऑडिट करा लेगा और दूसरा बिजनेस, मान लीजिए 10 गुड्स कैरियर्स से जो डीम्ड इनकम है वो आजकल तो बहुत ज़्यादा बनती है। जो बड़े बड़े ट्रोले हैं उनकी तो एक एक महीने की 40-50 हज़ार बन जाती है, तो एक ही ट्रोले की 6 लाख बन जाती है। 5 ट्रोले हैं तो 30 लाख वो हो गए। और कोई दूसरा बिजनेस है उसमें उसकी 80 लाख की टर्नओवर है, तो और वो ट्रोले वाली इनकम वो कोई भी नहीं दिखाता है, सबको पता है। हमारे पास SSC आता है और वो कहता है कि साहब मेरे को तो रिफंड दिलाओ, हम कहते हैं तो टैक्स बन रहा है, वो चला जाता है और वो दूसरी जगह कहीं पे आजकल वो जो कम वाला अमाउंट है वो भर के वो उसको रिफंड दिला रहे हैं। अभी तक चल रही है पोल, डिपार्टमेंट पकड़ नहीं पा रहा है इसको। लेकिन टैक्स ऑडिट के लिए 30 लाख और 80 लाख 1 करोड़ 10 लाख पर टर्नओवर आ जाएगा और उसके हिसाब से पैसे लग जाएंगे। वो गुड्स कैरियज में ये जजमेंट अनिल रामगोपाल माली के केस में भी आया हुआ है। शेयर ट्रांजेक्शन में शेयर ब्रोकर अगर है तो ब्रोकरेज ही उसका टर्नओवर है। इसके अलावा अगर वो खुद की ट्रेडिंग करता है तो जो उसकी शेयर्स की सोल वैल्यू है वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस को जो है आप जोड़ेंगे, वही टर्नओवर है ओनली फॉर टैक्स ऑडिट पर्पसेस। वैसे टर्नओवर जो भी हो, डेरिवेटिव्स में फेवरेबल अनफेवरेबल ट्रेड प्लस प्रीमियम ऑन ऑप्शंस, ये आपका टर्नओवर है। और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन में टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स। जो टर्नओवर डिटर्मिनेशन का मेथड है, इस पर कई बार क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये सही है। इस मेथड को अभी तक तो ITAT ने अपहेल्ड किया है, जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है। प्रीतिंदर सिंह के केस में, ओम स्टॉक में, रौनक अहमद खान के केस में, रजाक अहमद खान के केस में, संतोष कुमार के केस में, ग्रोमोर एक्सपोर्ट सबसे पहला डिसीजन इस पर था। सभी में इंस्टीट्यूट के मेथड को माना गया है। नर्सिंग होम्स के केस में क्वेश्चन आता है कि बिजनेस है या प्रोफेशन है। अगर कोई सिंगल डॉक्टर है, अपना नर्सिंग होम चला रहा है, 4-6 बेड लगा रखे हैं, तो वो तो प्रोफेशन है। इसके जजमेंट है अशोका नर्सिंग होम और रंजना S नागोलकर, पुणे ट्रिब्यूनल। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल चला रहा है जिसमें और भी कंसल्टेंट आते हैं, 5-6 कंसल्टेंट आते हैं, पूरा हॉस्पिटल है, ICU है, ऑपरेशन थिएटर है, वो फिर बिजनेस हो गया। वहाँ 1 करोड़ की बात करेंगे, 10 करोड़ की बात करेंगे। नटवर लाल अंबालाल दवे, VK रामचंद्रन, डॉक्टर दीपक आसुदानी, डॉक्टर KK शाह, डॉक्टर VK शाह, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं इसके ऊपर जो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर 2 बिजनेस कर रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या वो
ऑडिट की लिमिट कैसे निकलेगी, दोनों बिजनेस का टर्नओवर ऐड होगा। कल भी एक क्वेरी थी जिसमें वो पूछ रहे थे कि सर दोनों एक बिजनेस में लॉस है, एक बिजनेस में प्रॉफिट है, तो क्या दो बैलेंस शीट फाइल, दो ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी? ऑडिट रिपोर्ट एक ही जाएगी। ऑडिट एसएससी की हो रही है, बिजनेस की नहीं हो रही है। पैन नंबर वाइज एक ऑडिट रिपोर्ट जा सकती है, एक ही जाएगी। आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा अकाउंट्स को और उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। पार्टनरशिप फंड से जो रेम्यूनरेशन मिलती है, क्या वो टैक्स ऑडिट के टर्नओवर के लिए है? पुराना जजमेंट है सागर दत्ता का, उसमें तो माना गया था। लेटेस्ट जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट का पेरिजाद जोराबेन ईरानी का है, वो कहता है कि नहीं। एक 3CA 3CB में स्कोप पैरा जरूर डालना है। ऐसे 700 में इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया हुआ है पूरा कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एसएससी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपको जरूर। तो ये था हमारा पार्ट 1 टैक्स ऑडिट के ऊपर। लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई है। नेक्स्ट पार्ट अब हम अगली उसमें लेंगे।